गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है कि शनिवार? उम्मीद करता हूँ कोई भी दिन हो, मुझे तो दिन याद नहीं रहता है क्योंकि इतना व्यस्त रहता हूँ कि कुछ भी याद नहीं रहता है। चलिए छोड़िए। हाँ, और बताइए कैसे हो आप सभी? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंग्लिश का मिनी मॉक टेस्ट 5 है, ठीक है, जिसमें 20 मिनट में ही कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस कर लिया जाए और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। लेकिन फिर भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। कुछ ही एक आध क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से पैसेज में समझाना पड़ जाता है तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है, लेकिन वैसे ही करना है जैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, बाद में बात कर लेंगे लास्ट में। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप मेरे साथ ही आंसर कमेंट में देते चलिएगा, ठीक है, मेरे साथ ही। देखिए लिखा हुआ है कि सिनोनिम्स बताना है, ठीक है। नियरेस्ट वर्ड बताइए। मैस्कर, मैस्कर मतलब क्या होता है? मैस्कर मतलब होता है हत्याकांड। क्या होता है? हत्याकांड। हत्याकांड कब होता है आपको पता है? मैस्कर मतलब हत्याकांड कब होता है? जब लड़ाइयाँ होती हैं। तो लड़ाइयाँ कब होती है? कॉम्बैट। कॉम्बैट, कॉम्बैट आप एक फिल्म देखे होंगे जिसमें साउथ की फिल्म है, उसमें बोलता है कि आई एम योर कॉम्बैट, मैं तुम्हारा साथी हूँ जो तुम्हारे साथ लड़ूंगा। या जो ये क्या बोलते हैं लड़ाइयों में मैक्सिमम यूज किया जाता है, जैसे कुछ वह 1947 के भी लड़ाई हुई थी उसमें भी कॉम्बैट। उस सब जैसे भी जितनी भी आर्मी की लड़ाइयाँ होती हैं मैक्सिमम उसको कॉम्बैट बोला जाता है कि कॉम्बैट बॉय मतलब होता है लड़ाई। क्या होता है? लड़ाई, ठीक है, लड़ाई होती है। देखिए इनिग्मा, इनिग्मा मतलब आप लोग समझते हैं? इनिग्मा मतलब होता है पहेली, किस जिसे बोलते हैं ना अमेज, उसी को बोलते हैं पहेली, पजल, ये सब उसको बोला जाता है। देखिए कैविट, कैविट मतलब आप समझते हो? कैविट मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी। कैविट मतलब होता है चेतावनी, ठीक है। देखिए एसेसिनेट, एसेसिनेट मतलब क्या होता है जानते हो? हत्या होता है, लेकिन हत्या ये नाउन है हत्याकांड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये हत्याकांड किसकी बात कर रहा है? लड़ाई वाली बात ही कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इट इज टाइम, इट इज टाइम वी स्पेस सॉरी समथिंग यूजफुल मोर देन वन मैन प्रजेंट देयर। तो आपको एक चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कि इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम हो, या इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, वहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करोगे। तो सेकेंड फॉर्म किस कौन सी है? ये सेकेंड फॉर्म है? नहीं है। क्या ये सेकेंड फॉर्म है? नहीं है, थर्ड फॉर्म है। पहले हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए था, सेकेंड फॉर्म हमारा डिड है, डिड है ना। आप देखिए दूसरे में आओगे तो ये जो प्रजेंट है, प्रजेंट हिंट दे रहा है कि हम किस में यूज होते हैं? प्रजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी यूज होगा तो ये प्रजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे प्रजेंट हो गया, ये टाइम जितने भी थोड़े से टाइम बताते हैं वो सब हमारे प्रजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोर देन वन मैन, सब में से एक आदमी की बात किया जा रहा है, तो सब में से एक आदमी, तो वहाँ पे तो ये प्लूरल आएगा नहीं, वो आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कंजक्शन है, ये कंजक्शन के जब टॉपिक कराया जाएगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मॉक है इसलिए जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है उतना कर रहा हूँ भाई। देखिए यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बताना है जो इसमें आए स्पेस वाले में। देखिए हिज मास्टर, हिज मास्टर उसका टीचर क्या है? डिस्पेंस्ड, डिस्पेंस्ड हिज सर्विस, वो अपने सर्विस से क्या कर रहा है? दुखी है या खराब है, क्या है आप बताओ तो। और फिर देखिए यहाँ लिखा नेक्स्ट वाले सेंटेंस में लिखा ओनली द ग्रेजुएट आर एलिजिबल, एलिजिबल दिस पोस्ट, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो क्या होना चाहिए आप बताओ तो। थोड़ा सा हम टाइम देते हैं आपको। देखिए डिस्पेंस्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है विद, ठीक है, मेरे साथ आंसर देते चलिएगा विद। और एलिजिबल किसी पद के लिए बात किया जाए तो फॉर आता है, ठीक है। तो इसमें तो विद दिया नहीं, काट दीजिए। इसमें विद दिया लेकिन नेक्स्ट वाले में फॉर आना चाहिए, काट दीजिए। इसमें टू और फॉर दिया, काट दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है गिव द एंटोनॉमी ऑफ द
गिव द एंटोनॉमी, ऑपोजिट बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। बून, बून मतलब आप लोग समझते हो, बून, बून मतलब होता है वरदान। क्या होता है? वरदान। इसका अपोजिट बताइए कि वरदान का अपोजिट क्या हो सकता है। डल होगा, डल मतलब तो सुस्त होता है, इसको ये होगा ही नहीं, डल मतलब सुस्त, ठीक है। हर्ट मतलब होता है दुखी देना या दुख देना किसी को, दुख। बेन, बेन मतलब क्या होता है? बेन मतलब होता है फटकारना, किसी को फटकारना। क्या होता है? फटकारना। बेन में मतलब फटकारना। तो ऑप्शन नंबर सी, किसी को वरदान दे रहे हो फिर उसको डांटोगे ही तो उल्टा क्या हो जाएगा? मैं किसी को प्रशंसा करूँ फिर उसका निंदा करूंगा तो उल्टा हो गया ना, बस वही। देखिए हर्ष, हर्ष मतलब क्या होता है? कठोर या कड़ा, मतलब किसी चीज के लिए, ठीक है, जिसका दिल में बहुत ही कठोर हो उसको बोलते हैं हर्ष। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, यहाँ पे कंजक्शन का यूज किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इफ आई हैड मनी, नेक्स्ट में क्या आएगा? हैड के अगर ये पास्ट, यदि मेरे पास पैसा होता तो आई स्पेस हैव हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है। तो मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो मदद करता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वुड आना चाहिए, शुड आना चाहिए, वुड, विल तो आएगा नहीं, खत्म कहानी। वुड की अब यहाँ पे शुड आएगा, तो शुड आप देख रहे हो, शुड हैव हेल्प यू, तुम्हें मेरी तुम्हारी मदद मैं करना चाहता, चाहिए, ऐसा है कुछ नहीं है, तो शुड को काट दीजिए। मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करना जब आप सीख जाओगे ना तो आप समझो कि बहुत तगड़े तेज लड़के होने जा रहे हो, ठीक है। देखिए और इसमें देखोगे तो नेक्स्ट वाले में आइए, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें उड आएगा, क्या आएगा? उड आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी और बी में दो, ए और सी में दोनों दिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा आयसा हर, आयसा हर, तो यहाँ पे हर लिखा हुआ है। यहाँ पे जब भी कभी बात किया जाएगा कि मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, तो वहाँ पे वुड के साथ वुड हैव हेल्प्ड, देखिए थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा इसका एक पेयर होता है कि अगर इफ हो, इफ प्लस आई प्लस हैड, ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि आई है सिर्फ हो। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हैड प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी आ सकता है यार, फिर इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद प्लस वुड हैव, ये आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर अलग हाथी का खंडाला। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लीजिए, दूसरे वाले को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हर आया, देखिए आई सा हर, मैं उसको देखा, ओपनिंग, तो आप एक चीज देखोगे अगर टू ओपन करते हो तो ये वर्ब का काम करने लगी, लेकिन हर के बाद तुरंत हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए, तो नाउन तो ये है नहीं। हर के बाद जैसे हर मदर, हर मदर, हिज फादर, तो वहाँ पे हम हिज के लिए क्या यूज करते हैं? जो पोजेसिव होती है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या कहता है कि हमारे बाद हमारा क्या आना चाहिए? डायरेक्ट नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे नाउन क्या होगा? नाउन क्या होगा बताइए तो? देखिए नाउन क्या आना चाहिए? तो नाउन हमारा एक ही काम करता है जो जीरेंड का काम कर रहा है, ओपनिंग, इसे हम जीरेंड बोलते हैं। जीरेंड हमारा क्या काम करता है? जीरेंड हमारा नाउन का काम करता है, नाउन का काम करता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड लीव। लीफ, लीफ का आपको पता है कि अगर लास्ट में एफ आता है तो उसमें वी ई एस जुड़ता है, तो पहली बात तो इसमें वी एस नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना पता है, आप डायरेक्ट कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सॉरी ये नहीं है, हम इसको आप ट्रिक मत समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी को ट्रिक किया हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव वॉइस, बताना है आपको, चूज द पैसिव वॉइस, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए इसमें पैसिव वॉइस क्या होगा? वी यूज,
सीजर्स, टू कट थिंग्स, टू कट थिंग्स। तो हमें पहली बात कोई ऑब्जेक्ट मिल गया तो सीजर्स है। सीजर्स आपको पता है सीजर्स क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो पहली बात इसके साथ ये जो प्लूरल यूज किया गया ये प्लूरल होगा नहीं, तो इसका डायरेक्ट हमको एक ही चीज़ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी। सीजर्स हमारे क्या होते हैं, दिखते हैं प्लूरल लेकिन प्लूरल होते नहीं हैं, ठीक है। अगर वो एक चीज़ और इसमें चेक कर लिया जाए, हो सकता है कि किसी और के अकॉर्डिंग किया गया हो, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सीजर्स हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, क्योंकि उनको हम गिन नहीं सकते। मेन चीज़ है ये बात ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन एक चीज़ और इसमें हमको कुछ थोड़ा दिख रहा है, हमको एक बार चेक करना चाहिए। देखिए, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं सॉरी, मैं क्या बता रहा हूँ सुबह सुबह। देखिए सीजर्स हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टंग्स हो गया, पैनिकर्स हो गया, गॉगल्स हो गया, स्पेक्टिकुलर्स हो गया, ये सब के सब हमारे प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल तो इनके बाद ये ईज जो दिया है, ईज होगा नहीं ऑप्शन। बाकी जितने भी ऑप्शन ये थे, ये सारे के सारे ऑप्शन, ये देखिए ईज नहीं होगा, ठीक है। ईज नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। प्लूरल होते हैं तो इनके साथ क्या होता है, लेकिन अगर काउंटिंग इनके आगे आ जाती है, अगर इनके आगे काउंटिंग आती है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। वही मेरा कॉन्सेप्ट था, दिमाग में लग रहा, मैं वही उल्टा बता रही हूँ, ठीक है, मुझे वही बताना था। देखिए अब इसमें देखोगे सीजर्स आर वी है, प्रेजेंट में यूज किया गया था। तो अब इसके बाद हम जाएंगे यूज्ड, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए, नहीं आया। यहाँ पे तो बिंग दे दिया है, पहले ही काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग सही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल, फंडामेंटल, इसमें आप देखोगे तो स्पेलिंग कौन सा है, फॉगेटिव की स्पेलिंग गलत है, ब्लेसिंग की भी स्पेलिंग गलत है, ब्लाइट यहाँ पे देखोगे तो हमको सही क्या दिख रहा है, फंडामेंटल की स्पेलिंग दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ आर्टिकल बताने हैं, आर्टिकल बताइए कौन सा सही होगा। देखिए आर्टिकल बताना है, इसमें लिखा आई वांट टू बी, मैं चाहता हूँ कि एसपी बनूँ। तो एसपी के लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा, एसपी, ए। तो ए के लिए ए तो आएगा नहीं, द आएगा नहीं, ए और बी और डी में बचा है। अब देखते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट यहाँ पे द आता है, क्योंकि जब भी सुपरलेटिव की बात करें तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया जाता है। रिवर इन द इंडिया, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सा सबसे बड़ी नदी है जो भारत की है। तो उसमें से जब हम चुनाव करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में ऑलरेडी मैंने आपको पूरा डीपली बताया हुआ है। अगर जो नहीं किया है वो मैं एक क्लास सिर्फ इसी पे रिलेटिव प्रोनाउन को ही लेके बताया है, ठीक है, वो जरूर कर लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन, आप देखिए क्या पूछा है, एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन को किसी भी तरह से एकदम खत्म कर दे उसको क्या बोलते हैं, एंटीडोट, एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडोट मतलब बोलते क्या बोलते हैं, हर एक मरहम का इलाज, उसी को बोला जाता है ना, बस उसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए और ये बाकी सब जो दिए हैं ये मैक्सिमम यूजफुल नहीं है, लेकिन मीनिंग आपको बता देता हूँ मीनिंग क्या है। मीनिंग इनकी लिख लीजिए। इसका होता है सेरम का मतलब होता है रस, सेरम का मतलब क्या होता है, रस। एंटीसेपेटिक, एंटीसेपेटिक मतलब होता है रोगाणु, रोगाणु से बचने वाला चीज, जो जैसे कि जो रोगाणु होता है ना, जो किसी चीज में लगते हैं वही है रोगाणु से बचने वाला, बचना उसको बोलता है। एंटीडोन, एंटीडोन का मीनिंग जान जाइए। एंटीडोन का मीनिंग होता है पीड़ा नाशक। जैसे कि पीड़ा नाशक जो होते हैं ना, जो जो किसी चीज को नाश करते हैं उसी को, जैसे आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय, पीड़ा नाश, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सी हर सेल्फ सा हिज ब्रदर्स स्मोकिंग, अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड को बताना है। तो अंडरलाइन वर्ड ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कौन सा है। तो आपको पता है पहली बात कि एम्फेटेटिक प्रोनाउन नहीं है,
इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन तो विच होता है, हुज हो, एंड दैट, दोज, ये सब होते हैं। पर ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैं ऑलरेडी आपको ये प्रोनाउन की, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक क्लासेस आपको एकदम मस्त बना के दे दूंगा, जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, किसी चीज़ की दिक्कत है यहाँ तक? किसी चीज़ की भी दिक्कत हो तो आप हमको बताओ। हाँ, एक चीज़ और इसको बोलते हैं कि इसको तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला ही जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, मैक्सिमम एक यूजफुल में इस टाइम रहता है, उसको एम्फेथेसाइज भी बोला जाता है, एम्फेथेटिक भी बोला जाता है। रुक जाइए, इरेजर कहाँ गया? देखिए, इसको आप इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर मानिएगा एम्फेथेटिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि आप, ये गलत नहीं बताया मैंने सही बताया। बस बात ये है कि अगर दो ऑप्शन में दिया हो, जैसे ये एम्फेथेटिक क्यों मैंने मारा, क्योंकि देखिए ये अपने आप को बता रहा है कि सी हर सेल्फ, वो खुद देखी है, हिज ब्रदर स्मोकिंग, वो अपने ब्रदर को क्या करते हुए, सिगरेट पीते हुए या नशा करते हुए। ठीक है, वो खुद देखी। इसकी वजह से उसको जिस चीज पे जोर दिया जाता है उसको एम्फेथेटिक बोला जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही मारता, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा। जैसे कि कुछ आपको जब आप करोगे नोन है या क्वेरल, वहाँ पे मैक्सिमम चीज के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तो यही सब यूज होता है, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, देम सेल्फ, तो वो सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में अगर एम्फेथेटिक प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये एम्फेथेटिक प्रोनाउन हमेशा यूज किया जाता है जोर देने के लिए, जोर देने के लिए। तो ये जोर दे रही है ना कि वो खुद देखिए अपने भाई को सिगरेट पीते हुए। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, देखिए, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक बोथ इन मीट, मतलब इसका मतलब होता है कि इतना इतना पैसा कमाना कि उतने में ही आपको लाइव जीने के लिए। ठीक है, लिव इन विद इन इनकम, ऐसे होता है इसका, विद इन इनकम। ठीक है, विद इन इनकम, तो ऑप्शन नंबर देख रहे हो, आपको सिर्फ वह सी दिख रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी था, इसमें कुछ समझाना है नहीं, ईडीएम है, क्या समझाऊंगा इसमें। देखिए, लिखा हुआ है फॉर्म ऑन एग्जेक्टिव, इसमें से एग्जेक्टिव बताना है चार ऑप्शन में, जो ये दिया हुआ है नो का। तो नो ऑलरेडी आप जान जाइए कि ये जो है वर्ब है, वर्ब की ये जो है फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की थ्री फॉर्म है। तो आप देख ले कि तीन वर्ब हैं, तो मतलब यही ऑप्शन होगा एग्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि ही, एरर बताना है आपको, ही इज अ स्टूडेंट हु फादर इज अ डॉक्टर, नो एरर। पहली बात बताइए कि ये बोल रहा है कि ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। यहाँ पे हु का कोई सेंस आ रहा है? यहाँ पे सेंस आ रहा है कि जिसके पिता, वह एक स्टूडेंट है, जिसके पिता ही डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो पहली बात, हु का तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, हुज फादर, उसके पिता। देखिए, उसके पिता जो एक, हीज अ डॉक्टर, उसके पिता एक डॉक्टर है। यहाँ पे हम दूसरों को डिनोट करके बता रहे हैं ना, तो यहाँ पे हु कैसे आएगा? आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, ये सब्जेक्ट वन है, ये वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ तक, ये जो है ये यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हिज क्या है? हुज फादर। यहाँ से जब ये दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक हमारा हुज के साथ हमेशा नाउन आता है, यहाँ पे नाउन आता है, ये याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, हुज के साथ नाउन आता है। तो ये इसी को वो लोग बोलते हैं ना कि पॉजिटिव, यही पॉजिटिव है। देखिए, पॉजिटिव एग्जेक्टिव के साथ नाउन आता है ना, वही पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव संबंध बता रहा है, लेकिन उसके साथ नाउन आएगा ही आएगा। संबंध कब बताओगे? जब पॉजिटिव के साथ नाउन आता है। तो ये देखिए नाउन आ रहा है, और नाउन के साथ आप देखिए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज की गई, और डॉक्टर, ये तो हमारा ये एक ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। बस उसी को बोलते हैं, चाहे इसको आप नाउन बोल दो या ऑब्जेक्ट बोल दो। ठीक है, वही चीज है हुज। हु तो वहां यूज होता है जहां सब्जेक्ट की रिक्वायर हो, यहाँ सब्जेक्ट की रिक्वायर है नहीं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है
चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमको बतानी है, तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बताएंगे? आप देख लो, लिखा है आर यू एग्जामिनेशन ओवर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहली बात कि यहाँ देख लीजिए आस्क द टीचर। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि द टीचर आस्क हिम दैट, यहाँ पे आपको बनाना है। कैसे बनाओगे आप लोग देख लो पहले। आर का यूज किया गया, तो आर के बाद कौन सा आएगा? वाजवर आएगा। तो वाजवर आएगा तो इसमें तो आर ही दे दिया है, काट दीजिए। देखिए आर दिया है, काट दीजिए। वाजवर आना चाहिए, तो वाजवर 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 वाजवर। इसमें तो इसमें वर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पता चल रहा है कि नहीं? हाँ यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए द टीचर आस्क्ड हिम योर एग्जामिनेशन, आस्क हिम दैट वर हिज एग्जामिनेशन ओवर। इसमें तो भाई कुछ सेंस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हट तरीके। देखते हैं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन सी पे जाते हैं। द टीचर सेड हिम दैट वर डायरेक्ट। और एक चीज आपको ये नहीं बताया हूं, ये होता है रिलेटिव। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां वेदर आता है। वेदर यहाँ कहीं दिया है? नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए द टीचर आस्क्ड वेदर हिज एग्जामिनेशन वर ओवर। देखिए हिज एग्जामिनेशन, यहाँ पे हिम कहाँ दिया है? हिम देखिए, हम इसी हिम से मैंने काट रहा था सारे ऑप्शन। क्योंकि यहाँ देखिए आर यू एग्जामिनेशन, ये योर एग्जामिनेशन क्या पॉजिटिव है? आस्क द एग्जाम। अगर यहाँ पे देखोगे द टीचर से आप पकड़ के बनाओगे भी, द टीचर आस्क्ड, तो आस्क्ड किससे पूछ रहा है? हिज एग्जामिनेशन। योर से पूछ रहा था, यहाँ पे तो वेदर यूज कर दिया गया ना। तो वेदर दैट का, जब वेदर का यूज किया गया तो ये दैट का यूज क्यों करेंगे हम? आप बताओ, ये वेदर क्या है? ये वेदर ही तो कंजक्शन का काम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब ये पैसेज आ गया। पैसेज 16 से 20 है। थोड़ा पेशेंस करके इसमें करिएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा पूरा बढ़िया से। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को भी बड़ा करना है कि ये हो जाएगा? ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको भी बड़ा कर देते हैं जब आपको सब कर ही रहा हूँ तो। ये ऑप्शन है इसके। चलिए अब हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ह्यूमन इंटरवेंशन विल ऑलवेज बी रिक्वायर इन ऑर्डर। अच्छा क्या है? फिर से पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार ह्यूमन इंटरवेंशन विल ऑलवेज बी रिक्वायर टू इन ऑर्डर। क्या रिक्वायर है? थोड़ा ऑन देखिए तो, हमारे ऑथर के भाई, हमारे जो कवि हैं उनके अनुसार क्या लिखा हुआ है? Nobody can argue that the acquisition of knowledge is more fun and easier with computers। ठीक है भाई। The mere activity of touching and exploring this device constitute an enjoyable task for a child. This accompanied by the relaxing attitude and software। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ तक तो हमें जो चीज़ बताया गया उसके अकॉर्डिंग अभी आंसर निकालते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग ऑथर क्या चाहता है? देखिए इंटरएक्टिविटी यूजली कॉन्ट्रीब्यूट
to a better grasping of new knowledge at a higher education level. The availability of digital books, ठीक है भाई, simulators and other academic materials provide the student with an ever accessible source of information that otherwise would not be at hand. But beside the increasing complexity and behavior of intelligent software, which is usually embedded in academic digital material, that the need for human interaction in the learning process will always be present, at least in the foreseeable future. There is the necessity for a human being to be able to determine what the specific needs of each individual are. A computer, no matter how sophisticated its software is, can hardly mimic the expertise of a teacher in how to explain and adapt complex concept to different individual. कोई बात नहीं, हम समझ गए, आप लोग समझे। मैं इतना बहुत ही सिंपली पढ़ के बताया हूँ। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रिपेयर ब्रोकन डाउन मशीन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए डिटरमाइन द स्पेसिफिक नीड द इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर डी। आज जस्ट आप तीन ऑप्शन में जस्ट मैं नीचे क्यों मैं पूरा पढ़ा, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग मुझे बताना था कि ऑथर क्या चाहता है, ठीक है, उसकी वजह से मैंने पूरा पढ़ा। अब उसके बाद देखिए इसमें अगर एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट हम जिस लाइन में देखेंगे उसमें उड़ा देंगे। देखिए क्या लिखा है, इन ओट वे आर कंप्यूटर इनडेक्टुएट इवन इन स्पाइट ऑफ देयर, देखिए लिखा हुआ है सोफोसिक्सन। तो देख लेते हैं इसका क्या है। इस पे आप मैं पैसेज पे ले चलता हूँ। आप देखिए ये कहाँ दिया है, ये देखिए यहाँ दिया है सोफिस्टिकेटेड दिया है। आप आंसर ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए, क्योंकि इसमें ऑथर के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, इधर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन से बताना है। तो क्वेश्चन से बताना है तो आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड इज सॉफ्टवेयर इट इज कैन हार्डली मिमिक द expertise of a teacher in how to explain and adapt complex concept to different individual। मतलब कंप्यूटर को कैसे समझाना है वो एक्सपर्ट है। तो वो कहाँ दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, दे कीप ब्रेकिंग डाउन आफ्टर मच यूज, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, जब यूज कर लोगे तो फोड़ोगे कहेंगे उसको। दे स्टिल नीड ह्यूमन टू टर्न देम ऑन एंड ऑफ, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं। लिखा हुआ है दे कैन हार्डली, देखिए मैंने जस्ट अभी नीचे पढ़ा हूँ, हार्डली इमिटेट अ टीचर्स एबिलिटी टू एक्सप्लेन टू द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर कितना इजीली समझा देता है कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी टीचर की ज़्यादा, ठीक है, ऐसा इसमें बताया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है, 18 कहता है अकॉर्डिंग टू द ईजी, इससे व्हाट न्यू डेवलपमेंट in the world of computer have helped student gain more access to information। जस्ट मैंने आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद एक चीज क्या कॉमन दिखी है, क्वेश्चन नंबर 17 जो पढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर देना है। क्या लिखा हुआ है, देखिए आप एक बार एक क्वेश्चन को और पढ़िए, क्या लिखा, व्हाट न्यू डेवलपमेंट, इससे के अनुसार कि व्हाट न्यू डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, क्या इस दुनिया में क्या बदला गया या क्या तरक्की की गई, ऑफ कंप्यूटर हैव हेल्प, कंप्यूटर से मदद करके स्टूडेंटों के विद्यार्थी का गेन मोर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। भाई बहुत कुछ की गई है। एबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग फैसिलिटीज़, यहाँ पे प्रिंटिंग फैसिलिटीज़, इसमें पूरे इससे में कहीं प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ की बात नहीं की गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ये सब के सब MS वर्ड के हैं तो इसमें ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजिटल बुक्स, हाँ ये डिजिटल बुक्स की बात की गई। अवेलेबल ऑफ द जनरल नॉलेज सॉफ्टवेयर, नहीं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं इसमें बताया गया। चाहो तो आप एक बार और पैसेज पढ़ लेना, जहाँ मुझे पैसेज की जरूरत पड़ेगी पढ़ने के मैं वहाँ बताऊँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कंप्यूटर्स मेक लर्निंग ईजियर इज अ फैक्ट,
ईजियर इज फैक्ट। तो आप इसमें एक चीज, कंप्यूटर में ईजिएस्ट फैक्ट क्या चीज दिया गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि दैट कंप्यूटर मेक लर्निंग ईजियर इज अ फैक्ट। अगर कॉन्ट्रे देखिए क्या लिखा, कॉन्टेस्टेड बाई अ फ्यू, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वेलकम बाई ऑल, नहीं कि सबको नहीं लेता। एक्सेप्ट बाई ऑल, हर हर किसी के द्वारा यह लिया जा सकता है। रिजेक्ट बाई सम, नहीं रिजेक्ट आप करोगे क्यों, इसमें ऑलरेडी बोला है कि लर्निंग इज अ फैक्ट, फैक्ट के द्वारा है। एक्सेप्ट क्या करेगा, सब करेगा। देखिए लिखा ओट अदर फैक्टर्स एंड रिलेटेड टू कंप्यूटर्स कंट्रीब्यूट टू अ डीपर एक्वेशन ऑफ नॉलेज। इसमें आपको क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ज्यादा समझा करिए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओट अदर फैक्टर्स, क्या दूसरा फैक्टर से रिलेटेड उससे टू कंप्यूटर्स कंट्रीब्यूट टू अ डीपर डीपर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नॉलेज। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन है ये 20 में क्या दिया गया है। तो आप एक बार अगर पैसेज पे जाते हो तो देखो यहाँ पैसेज में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूरा पूरा का पूरा सेंस पे दिया हुआ है पैसेज। ये सेंस, ये पैसेज किस पे दिया हुआ है, पूरा का पूरा ये जो है, पूरा का पूरा ये जो है, ये पूरा का पूरा सेंस पे दिया हुआ है। आप अगर इसको पढ़ते हो तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसको 2 से 3 बार ये पैसेज पढ़ने वाला पैसेज है। इसमें ये नहीं है कि आप डायरेक्ट एक लाइन के 2 क्वेश्चन के, एक आध क्वेश्चन के पा गए तो बस वही चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना झमेला दिया हुआ है कि इसमें सिर्फ हायर एजुकेशन या हमें कंप्यूटर से क्या बेनिफिट मिलती है इस चीज़ के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे तो ये देखें क्या आ रहा है, पेन देखिए क्या लिखा, इंटरेक्टिव यूजली कॉन्ट्रीब्यूट और द बेटर ग्रेस्पिंग ऑफ अ न्यू नॉलेज एट अ हायर एजुकेशन लेवल द अवेलेबल ऑफ द डिजिटल बुक्स। देखिए डिजिटल बुक्स मैंने जस्ट अभी बोला ना, डिजिटल बुक्स के लिए वहाँ पे आंसर मैंने कराया था। देखिए मैंने आपको यहाँ दिखा दी एक, ये भी हो गया प्योर कि नहीं, मैंने तुक्का नहीं मारा। ठीक है, इसमें मैं पढ़ा था कॉन्स्टेंट करके अपना माइंड, तो मुझे मिला था, तो मैं इसलिए बोला था कि इसकी बातें नहीं की गई, इसकी बातें की गई। देखिए देखिए सिमुलेटर्स एंड अदर academics material provide the student with an ever and accessible source and the information that otherwise would not be at hand, but beside the increasing and the complexity and the behavior of the intelligent software, देखिए which is the usually embedded the academy and the digital material, the need of the human interaction in the learning process will always be present, at least in a foreseeable and the future. There is the necessary for a human being to be able to determine what the specific need each individual are. A computer no matter how sophisticated, देखिए ये भी मैंने आपको कराया था, जो पूछा था डायरेक्ट, इट सॉफ्टवेयर इच कैन हार्डली मिमिक, देखिए हार्डली मिमिक expertise of a teacher in how to explain and adapt complex concept and different individual। अब तो समझ में आ गया होगा कि बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, सेंस पकड़ना है 20 वाले में। देखिए इसमें डायरेक्ट रिलैक्सेसिंग एटीट्यूड ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिव, नहीं ये नहीं बोला था, यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कंसिडर डीपर कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉलेज। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कन्वेंशंस ऑफ द यूजेस एंड द डिजाइंस, नहीं डिजाइंस के बारे में तो कहीं बातें नहीं है। प्रॉम्प्ट एंड द रिस्पॉन्स एंड द एक्यूरेसी, नहीं इसकी भी बात नहीं। यूजर फ्रेंडलीनेस एंड इजी एक्सेप्ट, ठीक है। चलिए, और ये मॉक आज आपका यहीं समाप्त होता है, और मैं आपसे ये थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि डेली का बोलने की आदत हो गई है। थैंक यू जो आप हमारे साथ इतना जुड़े, बस आपका प्यार ही हमें चाहिए। ठीक है, चलिए बाय, बढ़िया से पढ़िएगा। जो अभी तक बच्चे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए, डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आप नोट्स बना के जरूर पढ़िएगा।